हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद गुप्ता और मैं हूँ सीनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। मेरे साथ में है रंजीत मौर्य और ये भी सीनियर असिस्टेंट है। आपको जैसा कि पता है कि अभी हाल ही में टाइपिंग टेस्ट हो चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का और स्टेनो का। तो टाइपिंग के बाद से अब सबको इंतज़ार है रिजल्ट का और फाइनल कट ऑफ का। तो उसी विषय में हम लोग बात करेंगे। तो जानेंगे मिस्टर रंजीत से कि सबसे पहले कट ऑफ की बात करेंगे, फाइनल रिजल्ट की बात करेंगे, जो एक्सपेक्टेड डेट है फाइनल रिजल्ट आने का, ज्वाइनिंग कब तक होगा उसके बाद से इस बारे में बात करेंगे। और जो टाइपिंग में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा कई जगह, जैसे पता चला कि सेंटर पे कीबोर्ड जो है उन लोगों को ख़राब मिला था, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि टाइपिंग से रिलेटेड जो इशू हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। आपने देखा होगा कि वीडियो हमारे पास आया था लखनऊ सेंटर का, कई जगह का एक मतलब नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मैं, एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे कीबोर्ड बहुत ही ख़राब मिले लोगों को, जिसकी वजह से टाइपिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ा कई बच्चों को। तो रीटाइपिंग की मांग उठा रहे हैं बच्चे, ठीक है। रीटाइपिंग होना देखिए मेरे हिसाब से तो जायज़ नहीं है, क्योंकि जिसकी टाइपिंग एक बार हो चुकी है अगर उसका सही है तो किसी कारणवश अगर रीटाइपिंग होती है, इन केस उसका फिर ख़राब होता है तो फिर वो भी रीटाइपिंग की मांग करेंगे कि हमने पहले अच्छा किया था फिर इस बार ख़राब हो गया तो फिर मेरा भी चांस दिया जाए। तो रीटाइपिंग का तो मुझे एक सिरे से नकारना ही मुझे लगता है, क्योंकि चांस तो बिल्कुल भी जीरो है, नल एंड वाइड है। और ये चीज़ ये स्पष्ट है कि हाई कोर्ट भी जो है कहता कि अगर आपको सिस्टम में कोई दिक्कत है उस टाइम पे तो टाइम रहते हैं इन्विजिलेटर से या फिर वहाँ पे जो असिस्ट कर रहे हैं उनसे बात कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं आपको अगर उस टाइम पे ऐसी दिक्कत थी तो टाइपिंग देने से पहले आपको सचेत होना चाहिए था। तो ऐसे प्रोसेस को डिले करना उचित नहीं है। ठीक है। तो रीटाइपिंग का इशू तो देख रहे हैं कि कोई मतलब नहीं उस बारे में बात करने का, क्योंकि रीटाइपिंग जैसा हमें नहीं लगता है कुछ होगा, होने वाला कुछ है नहीं वैसे। ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ। जैसा कि आपने देखा होगा कि जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा कट ऑफ गया। रीज़न ये रहा कि भाई पेपर इजी आया था। हाँ, पेपर इजी होना एक बड़ा रीज़न है कट ऑफ हाई जाने का, क्योंकि देखो 2017 में जो पेपर हुआ था, 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसका पेपर हुआ था एक साल बाद लगभग, ऐसे अप्रॉक्स ऐसे हुआ था, जिसमें भी पेपर इसी टाइप का था। तो कट ऑफ भी ऐसे एक्सपेक्टेड थी। सब लोग कह रहे थे पेपर इजी है तो कट ऑफ 80 से ऊपर ही, 85 से ऊपर भी जाने की थी। तो सेम इस बार भी रहा है। तो ये मानते हैं कि जो उस टाइम कट ऑफ गया था फाइनल का 134.5 के आसपास ही था। अच्छा, तो मतलब कि 2017 में भी इतना ज़्यादा कट ऑफ जा चुका है, जबकि हम लोग 2019 में ज्वाइन किए थे और हमारे टाइम में इतनी कट ऑफ नहीं गई थी। हमारे टाइम में पेपर टफ था, उसमें मैथ का पोर्शन काफ़ी अच्छा था। तो मैथ के पोर्शन अच्छा होने की वजह से जो है पेपर के भी कट ऑफ कम थी, और टाइपिंग जो है विदिन अ टाइम हो गया था, विदिन अ मंथ हो चुका था टाइपिंग। तो इस वजह से लोगों को, जैसे जिसके नंबर ज़्यादा थे, बहुत अच्छे नंबर थे, तो उसे टाइपिंग अगर नहीं आती थी तो टाइपिंग तैयार करने का मौका नहीं मिल पाया था। तो इन सब रीजन की वजह से जो है बहुत लोग बाहर हो गए। हाँ, बहुत लोग बाहर हो गए थे, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गई थी। लेकिन इस बार जैसे ये है कि अब देखते हैं, कंपटीशन का दौर है। कोविड के बाद, पहले का हम लोगों का सीन था, कोविड के बाद तैयारी करने वालों की भी संख्या बढ़ गई है और लोग काफ़ी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट भी दे रहे हैं। तो कट ऑफ हाई होना तो ये लाजमी है, और इस तरीके के पेपर अगर आसान पेपर आएगा तो उसमें और भी ज़्यादा प्लस जाएगा ही जाएगा। तो उस आधार पे अब हम क्या कह सकते हैं कि जो 2024 की ग्रुप सी की कट ऑफ रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ, वो क्या रह सकती है? मुझे लगता है कि अगर किसी के 86 नंबर हैं उसमें जनरल में, और उसको टाइपिंग के लिए मौका मिला है, तो उसे 45 से ऊपर ही नंबर लाने पे ही कोई उम्मीद करे, है ना। 45 से ऊपर ही अगर वो टाइपिंग में नंबर ले आता है तो ही कोई उम्मीद करे, चांस तब भी बनेगा। नहीं तो उसके नीचे कोई चांस, ज़रा सा भी चांस की ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़रा सा भी गुंजाइश नहीं कि उसे मौका मिलेगा कि हाँ वो फाइनल मेरिट में आ सकता है। तो ये मान के चलिए, कम से कम मैं ये मानता हूँ 86 + 50 आई मीन 136 हुए, 136 हो रहे हैं। तो आप 134 से लेकर के 140 के बीच में रेडी रहिए। 140 तो नहीं कह सकते, 138 138 40 तक ही। अब आप सोचेंगे 150 में इतना नंबर जाना, हाँ तो पॉसिबल है, क्योंकि पेपर बहुत इजी आया था और टाइपिंग भी नंबर ला रहे हैं। टाइपिंग भी बहुत टफ नहीं है, कंटेंट भी बहुत इजी आता है, ऐसा नहीं कंटेंट बहुत टफ देते हैं। लेकिन इस बार जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि लंबे लंबे वर्ड आए थे, वर्ड लंबे थे, लेकिन उन्होंने मार्जिन ऑफ एरर भी जो है अच्छा है, ऐसा नहीं है।
और जैसे डिपेंड करता है कि उस टाइम आपकी एक्यूरेसी क्या जा रही है ना। अच्छा, और इस बार और इस पे भी डिपेंड करेगा लगभग कितने गुना बच्चे लिए गए हैं, बुलाए गए हाँ। टाइपिंग के लिए। तो जैसा कि हम लोग कट ऑफ के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो फाइनल रिजल्ट अब देखिए, टाइपिंग कंडक्ट होने के बाद ये उम्मीद की जाती है कि महीने से 2 महीने के बीच आ जाए, और उस महीने से 2 महीने के बीच के बाद महीने 2 महीने के अंदर ही जी आपकी डीबी और ज्वाइनिंग भी हो सकती है, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से हुआ है। जैसा कि हम पिछला डाटा के हिसाब से देखें, तो 1 महीने का मतलब रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर टाइपिंग टेस्ट हुआ है, और फिर टाइपिंग टेस्ट के 1 महीने के अंदर फाइनल रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट के 1 महीने के अंदर ही ज्वाइनिंग भी हुई है, शुरू हो गया है, वो डीबी वगैरह होने लग गया है। डीबी, क्योंकि ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस जिलों के ऊपर होता है, तो कुछ जिलों में इट्स डिपेंड टू वहाँ के जज साहब, डीजे साहब के ऊपर कि कितने जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हाई कोर्ट अपना कंडक्ट करवा के लिस्ट बना के जो डिसायर होते हैं वो जिलों को अलॉट कर देते हैं, उसके बाद जिलों की ये प्रक्रिया रहती है। तो मेरे हिसाब से जो फाइनल रिजल्ट आना है वो आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में, या लेटेस्ट कह सकते हैं, मतलब ऐसा तो होगा नहीं लेकिन संभावना कर रही, तो लेटेस्ट कह सकते हैं 2nd वीक तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना है। तो आप लोग जिनको लग रहा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन मतलब नंबर बहुत अच्छे हैं जिनके, वो अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार देख ले, क्या क्या उसमें मांग रखा है नोटिफिकेशन में देख ले, और वो अब तैयार कराना शुरू कर दें। अगर किसी के कोई डॉक्यूमेंट में इनकेस एरर भी है तो उसके लिए वो एफिडेविट के साथ तैयार रहें, क्योंकि देखिए एरर का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ फर्जी सूचना दे रखी है अपने एप्लीकेशन में। इनकेस गलती से कोई एरर हो गया तो उसके लिए डरने की किसी को कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसा बहुत लोग कमेंट आता है कि मेरे नाम में थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, या कहीं मैंने डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ कर दिया, तो वो सारी चीज़ें आप मार्क्स भरते टाइम भी कहीं गलती हो जाती है, तो मार्क्स में भी ये कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरिट पे सिलेक्शन में आपके जो एकेडमिक मेरिट पे सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन भी इशू रहता है अगर, तो मैंने ये देखा है कि एफिडेविट लग जाता है, एफिडेविट लग जाएगा, आप एफिडेविट देते हो, उससे आपका हो जाता है, उससे जो है आपकी प्रक्रिया जो है करवा ली जाती है। लेकिन हाँ ये है कि कोई ऐसी सूचना उसमें आप नहीं होनी चाहिए जो आप जिसमें आप कूट रचना कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आपने पहले मार्कशीट कुछ और लगाई थी, ठीक है, उसका सीरियल नंबर कुछ और था, मार्क्स कुछ और थे, फिर बाद में आप कुछ और बदल रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी रहे वो आपका ही डॉक्यूमेंट रहे। अगर इनकेस उसको फिल करते टाइम कोई गलती होती है तो उसके लिए एफिडेविट लगता है और उससे काम चल जाता है, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिन टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया वो पर्याप्त है, लोगों को समझ में आ गई बातें, और अब जो है आपको फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर और भी कोई अपने फॉर्म भर रखे हैं तो उनके लिए आप तैयारी कीजिए, और जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट कीजिए, और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, सरकारी बाबू 211 मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।